जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है बच्चों। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ऐसे स्वरों को कहा जाता है निरानुनासिक स्वर। निरअनुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरअनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर किसको कहा जाता है? अनुनासिक स्वर वैसे स्वर को कहा जाता है जिसकी ध्वनि मुख और नासिका दोनों से निकलती हो। मुख और नासिका दोनों से निकलती हो वैसे स्वर को अनुनासिक स्वर कहा जाएगा। तो ये समरस स्वर क्या होते हैं? समरस स्वर ऐसे स्वर हैं जिनकी ध्वनि बिना किसी व्यंजन के निकलती है। अर्थात ऐसे स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी समरस स्वर के अंतर्गत आते हैं। और वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय होंठ और जीभ गोल आकार में हो जाता है वैसे स्वर को वृत्ताकार कहते हैं। क्या? जैसे हो जाएगा ओ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सभी जो हैं वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है 2 नंबर कहता है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए इसमें से छ, त्रा, ज्ञा और फा। तो ऑप्शन डी में जो फा दिया हुआ है बच्चों, फा, यही जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि एक या दो अधिक वर्ण से मिलकर बने हो। जैसे ये छा है, छा जो है का प्लस सा से मिलकर बना है। ता है, ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा प्लस जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है। फा ऐसा शब्द है जो केवल संयुक्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं लगा है? तो देखिए अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि देखिए उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, वैसे शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। तो देखिए आभेद एक शब्द भेद था, उसके आगे आ लग गया, अभेद बन गया। कथ एक शब्द था, उसके आगे आ लगने से अकथ बन गया। चूक एक शब्द था, उसके आगे आ लगने से अचूक बन गया। लेकिन नुज कोई शब्द नहीं था, क्योंकि अनुज का एक स्वयं अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहता है अगला प्रश्न? 4 नंबर कहता है वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया? रिक्त स्थान भरो। निरस्त किया, वित्रस्त किया, आश्वस्त किया, संतुष्ट किया। तो देखिए, तो चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। आश्वस्त का अर्थ क्या होता है? आश्वासन देना, जिसे आश्वासन दिया गया हो। तो चालक ने उन्हें आश्वासन देकर संतुष्ट किया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा है बच्चों? तो देखिए युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति जो नाटक है, ये युगे युगे क्रांति जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। और ये दशरथ नंदन किसके द्वारा रचित है बच्चों? दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर। और सूरजमुखी जो है लक्ष्मी नारायण के द्वारा लिखित है। किसके? लक्ष्मी नारायण के द्वारा लिखित है। और ये रंग दे बसंती जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा है। इसके भीष्म साहनी इसके लेखक हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है 6 नंबर प्रश्न कहता है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो देखिए इससे पहले ये जान लीजिए कि बाण भट्ट जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किस विधा पर आधारित है? तो ये उपन्यास विधा पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इसकी विधा उपन्यास से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों 7 नंबर प्रश्न कहता है कुंद इंदु सम देह और उमा रमन अरुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। तो इसमें कौन सा भैया छंद है ये आपको बताना है। तो देखिए
इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें 4 चरण है, 4 चरण दोहा सोरठा सब में होते हैं। तो आप इसमें मात्रा हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए मात्रा गिनते हैं, तो कुंद में 2 और दा में 1, इन में 2 और दा दू में 1, और सम सा में 1, मा में 1, दे में 2 और हा में 1। तो इसमें कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा हो रही है। पहले में 11, इसका मतलब इसमें क्या है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो गई बच्चों। क्या, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। ऐसे लक्षण को सोरठा व्यक्त करता है, ऐसे लक्षण को सोरठा व्यक्त करता है। तो सोरठा इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि वृंदावर विहरत फिरे राधानंद किशोर, ओ नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर वृंदावन में कौन कौन, राधा जी और कृष्णा जी विचरण कर रहे हैं, और जो ये मोर हैं उन्हें घने बादल समझकर उनके साथ में डोल रहे हैं और बोल रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि मोर और मोरनी को भ्रम हो गया। यहाँ पर भ्रम होना यानी भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये भी बताते चले, जहाँ पर उपमेय और उपमान में संदेह के कारण उनको पहचानना मुश्किल हो, वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, विभाव कहा जाता है। क्या, विभाव कहा जाता है। तो देखिए स्थायी भाव किसे कहते हैं, अस्थायी भाव उनको कहते हैं जो मानव या मनुष्य के हृदय में जो अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। और जो इन स्थायी भाव को जगाने या प्रकट करने का भाव है, कारण है, उसे विभाव कहा जाता है। पहली बात हमारी ये समझ लीजिए कि जो मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान जो भाव होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, और इन स्थायी भाव को प्रकट करने या जगाने के कारण को इस विभाव कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, विभाव। और संचारी भाव क्या कहा जाता है, तो संचारी भाव वह भाव है जो केवल थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और बाद में लुप्त हो जाते हैं, तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। क्या, संचारी भाव कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए बच्चों, वीर पुरुष को जन्म देने वाली के लिए वीर पुरुषु हो जाएगा। वीर पुरुष, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए वीर पुरुषु हो जाएगा। जबकि वीरांगना किसके लिए होता है, वीर स्त्री के लिए होता है। ये होता है वीर स्त्री के लिए बच्चों, ये वीर स्त्री के लिए होता है। पुत्रवधी, पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, उसे पुत्र वधू कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 11 कहता, सॉरी प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्रमशः उस कौन है, उसकी पहचान कीजिए। तो देखिए सबसे कम बोली जाने वाली भाषा बघेली है और सबसे अधिक बोली जाने वाली अवधी है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में चलती नहीं, कन्नौज केवल कन्नौज में ही चलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में चलती नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन है, आपको ये छांटना है। तुलसी की कविता में मधुरता है, तुलसी की कविता में माधुर्य गुण। अगर आपने मधुर किया है तो गुण लगाना अनुचित होगा, मधुरता के साथ गुण नहीं लगेगा क्योंकि मधुर खुद गुण है। तो देखिए ये सभी गलत हो गए, ये भी गलत। तो यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई, मिस्टेक। ये आधा राज जो है ये या पर लगना था बच्चों, कहाँ पर, या पर लगना था। तो यही सही हो जाता, ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाता। वो है हो क्या जाता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें सही वाक्य कौन है, तुलसी की कविता में मधुरता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। 13 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। आगे चला गया क्या, हाँ ये रहा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि चर्म शब्द का भिन्नार्थक सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि ये सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं,
तो देखिए ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनका अर्थ जो है भिन्न हो जाता है। तो देखिए चर्म और चरम, चर्म और चरम का उच्चारण थोड़ा सा सेम है लेकिन इनका अर्थ अलग है। चर्म मीन्स चमड़ा होता है, चर्म मीन्स अत्यधिक। किसी की मान लीजिए कहते नहीं है कि चर्म सीमा पार हो गई, चरम सीमा तक पहुंच गया, ठंड अपने चरम सीमा तक पहुंच गई, यानी कि अत्यधिक। इस चरम का होता है अत्यधिक और इसका होता है चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा इसका हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या करता है बच्चों, 14 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है नायक उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। रेखांकित शब्द यहाँ पर है उद्ग्रीव में, दिया नहीं है। शब्द की सही वर्तनी चुने। तो देखिए उत्ग्रीव, 14 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब हो जाएगा उद्ग्रीव। क्या हो जाएगा? उद्ग्रीव। अब उद्ग्रीव का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसकी गर्दन ऊपर उठी हो या फिर जिसका गला ऊपर की उठा हो। तो देखिए नायिका गर्दन ऊपर की ओर कर कर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, इसका सही वाक्य हो जाएगा और इसका सही उच्चारण उद्ग्रीव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15 क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्न में काटना का तत्सम क्या होगा? तो काटना का तत्सम कटन, कटित, कर्तन, कद्दित। तो काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन बच्चों, जबकि तद्भव क्या होता है? तद्भव ये होता है काटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। कहता है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि सही नहीं है। आमिष, सामिष, आधार, अधेय ये एकदम सही है बच्चों। विनत, उद्धत ये भी एकदम सही है। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, ये भी एकदम सही। तो आमिष का सामिष नहीं होता है बच्चों। आमिष का क्या होता है? आमिष का होता है निरामिष। तो निरामिष हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। आमिष का होता है निरामिष। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको समझने में, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चलना। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न कहता है यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा, यानी कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तो जिस भी शब्द में यथा शब्द आ जाता है वहां पर अवयवी भाव समास होता है बच्चों। क्या? अवयवी भाव समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 18 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है निम्न में से किस काव्य के कवि हरिहौज जी हैं? तो देखिए प्रिय प्रवास जो है हरिहौज जी का प्रसिद्ध काव्य है, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका? मैथिली शरण गुप्त। और हरिहौज जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत। ये हो जाता है मैथिली शरण गुप्त का बच्चों। क्या? मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा साकेत। और ये कमायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। लोकायतन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। किसकी? पंत की हो जाएगी। और ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है? भारत मित्र अखबार के संपादक कौन थे बच्चों? तो भारत मित्र अखबार के संपादक जो है बाल मुकुंद जी थे। कौन? बाल मुकुंद जी थे। जबकि महात्मा गांधी जो है नवजीवन नामक पत्रिका का संपादन करते थे। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कौन थे? बनारस अखबार का संपादन करते थे। और भारतेंदु जी कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए विधि, जाति, शशि, शशि तो स्त्री का नाम होता है, स्त्रीलिंग हो गया। विधि, जाति, जाति बहुत खराब है या अच्छी नहीं है। तो अच्छी, जिसमें अच्छी आएगी वो स्त्रीलिंग होगा, जिसमें अच्छा आएगा वो होगा है पुल्लिंग। तो देखिए यह जाति अच्छी नहीं, तो यह हो गया जातिवाचक।
ये मतलब स्त्रीलिंग हो गया, या विधि अच्छी नहीं ये भी हो गया। आपका राशिफल खराब है या बहुत अच्छा नहीं है, तो राशि शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए अब की बार जो प्रश्न है इसको गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो देखिए हम जल्दी जल्दी गद्यांश पढ़ लेते हैं, बाकी गद्यांश यह बहुत ही अच्छा है। सच्चे वीर अपने प्रेम और जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से व्यक्त होती है, कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अनंत प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार, देखते हैं आगे, एक रौनक, एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार पर छा गया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कोई कारखाने नहीं है, वो तो बात रियल है। वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की जीवन चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। देखते हैं आगे। अब ये खत्म हो गया तो देखिए, छोड़कर जीवन की दृढ़ता से खड़े हो जाओ बाहर की, सॉरी यहाँ पर देखिए, जीवन की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ, बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है बच्चों, यही जो है सब वीरता का संदेश है। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। 21 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। यानी कि यदि हम इस इतने गद्यांश का पाठ का नाम देना चाहें तो हम लोग सच्ची वीरता का पाठ का नाम दे सकते हैं बच्चों। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा सच्ची वीरता। यानी कि पाठ अगर इतने का पाठ का नाम रखा जाए तो सच्ची वीरता एकदम सही रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसको 25 नंबर तक प्रश्न तक गद्यांश से उत्तर देना है। तो देखिए वीरता का संदेश क्या है बच्चों। वीरता का संदेश क्या, इस गद्यांश में आपको क्या संदेश दिया गया वीरता के बारे में। यह संकल्प किसी हालत में युद्ध जीतना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया बच्चों। बुद्ध जैसे राजा की तरह विरक्त होना, ये वीरता का संदेश नहीं, ये तो वीर होने के लक्षण है। यानी वीरता ऐसे हो जाते हैं कुछ वीर। और उद्देश्य, वीरता के लक्षण है उद्देश्य के लिए सच्चाई की चट्टान की तरह अटक रहना या फिर हमेशा नया रहना, ये नहीं है बच्चों वीरता का संदेश। वीरता का संदेश ये नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बच्चों, अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर प्रश्न कहता है वीरों की देवदार के वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों में क्या समानता है, आप बताएंगे। क्योंकि ये दोनों साथ में खाना पानी मिलने पर बड़े होते हैं, नहीं। इनका दिल उदार होता है, नहीं, ये गलत, ये गलत। और सत्य का हमेशा पालन करते, ये भी गलत। क्योंकि ये जो है स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए ही बढ़ते जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा बच्चों। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है बच्चों। तो देखिए कौन सा रूप वीरता का नहीं है। तो युद्ध में वीर होना जरूरी है, त्याग भी करना जरूरी है और दान देना भी वीरता है। लेकिन क्रोध करना वीरता नहीं है बच्चों। क्रोध करना वीरता नहीं, तो क्रोध जो है वीरता का रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीरता का एक विशेष लक्षण है, क्या है। तो देखिए वीरता कभी दुख से होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हंसने से वीरता नहीं, नकल करने से वीरता नहीं, हमेशा यूनिक यानी नएपन से वीरता होती है। आप अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय हैं, आप में नयापन लाना ही वीरता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए, अगले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था। तो वियोगी हरि जी का पूरा नाम श्री हरि द्विवेदी जी था। यानी कि इनका वास्तविक भी नाम यही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 27 नंबर प्रश्न कहता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस पत्रिका का संपादन करते थे। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन नियमित रूप से
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किया करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी, विनय पत्रिका का देखिए संपादन मुंशी प्रेमचंद जी करते थे और हंस पत्रिका का भी संपादन। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है किस रस का संचारी भाव उग्र, उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है। तो भैया ये सभी जो हैं उत्साह के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? उत्साह के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि उत्साह किसका होता है? उत्साह वीर रस का जो है स्थायी भाव होता है बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या? रति। और वात्सल्य यहाँ पर होना था, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता हो जाता है। क्या? वात्सल्यता, वात्सल्यता हो जाता है। और रौद्र रस का क्रोध हो जाता है बच्चों। क्या? क्रोध हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 29 नंबर कहता है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, ये सभी जो है चौपाई ही हैं बच्चों, ये सभी जो हैं चौपाई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि बिहारी, 30 नंबर प्रश्न कहता है बिहारी किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हो जाएंगे। बिहारी जी ऐसे कवि हैं जो एकमात्र रचना अपनी बिहारी सत्सई से हिंदी साहित्य में सदा के लिए अमर हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहारी जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। इनके जीवन के बारे में एक उक्ति है, आपको सुनाता हूँ कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बस ससुराल। तो देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सर्वोत्तम छोटी इकाई क्या है? तो बच्चों भाषा की सर्वाधिक छोटी या लघुत्तम इकाई जो है वह ध्वनि है बच्चों। क्या? ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है बच्चों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनता है। तो सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 32 नंबर प्रश्न कहता है 32 नंबर की पूर्व विराम का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कहीं नहीं। तो बच्चों वाक्य पूर्व विराम का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाना चाहिए, जब वाक्य समाप्त हो जाए। पूर्व विराम का अर्थ यह है कि वाक्य पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के बाद विराम लेना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है? 33 नंबर, लालटेन शब्द जो है ये किस वर्ग का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है बच्चों। क्या है? ये कौन सा शब्द है? 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? तो देखिए लालटेन शब्द जो है विदेशज शब्द है। कहाँ का है? विदेशी शब्द है। तो देशी विदेशी शब्द क्या होते हैं बच्चों? विदेशी शब्द, विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेश की भाषा से आकर हिंदी भाषा में जुड़ गए और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों हो रहा है, वैसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जबकि देशज शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जिनकी उत्पत्ति का कारण हमें पता नहीं है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो वैसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द के उदाहरण क्या हो जाएंगे बच्चों? लोटा, कटोरा, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, तेंदुआ, ये सभी जो हैं देशज शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। लोटा, कटोरा, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, तेंदुआ, ये सब जो हैं, डोंगा, सोंगा, ये सब जो है देशज शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। और तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 34 नंबर प्रश्न कहता है कि निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। यदि अपने आप के लिए एक वचन कहना हो तो आप का करेंगे, यदि स्वयं के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग करना हो तो आप सही उचित शब्द हो जाएगा। तो एक वचन संबंधवाची सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है, इनमें से कौन सा विशेषण है?
तो विशेषण शब्द वैसा होता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। तो अर्चना हो गई संज्ञा। अब इसकी विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है। कौन? सुंदर शब्द। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि वह आजकल दिल्ली में, इस वाक्य में क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण, अवयव, सर्वनाम, क्रिया। तो देखिए रेखांकित अंश था ये पूरे वाक्य में ही। तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया जो है, क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिया विशेषण है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कहता है वीर पुरुष में कौन सा समास है बच्चों? वीर पुरुष में कौन? वीर का पुत्र वीर अर्थात तत्पुरुष समास बच्चों। कौन? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है नहीं बच्चों, आज के लिए इतना। तो पहली बात ये समझ लिए बहुब्रीहि किसे कहा जाता है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि देखिए शब्द आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देवी देवता असुर इन आदि के लिए बहुब्रीहि समास का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे देवी देवता बहुब्रीहि इसमें होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।